आइए सुनते हैं आज की कहानी समझदार कौन। बहुत पहले समय में नवलगढ़ नाम का एक राज हुआ करता था। उसका राजा था नवल सिंह। नवल सिंह बहुत योग्य शासक था। राजा होते हुए भी वो प्रजा की स्वतंत्रता का तरफदार था। छोटे बड़े हर नागरिक की सुख सुविधा की उसे चिंता रहती थी। प्रजा भी अपने राजा को बहुत चाहती थी और हर दिन उसकी जय जयकार करती रहती थी। राजा जानता था कि ये सब उसके बुद्धिमान प्रधानमंत्री की नीति और सूझबूझ का परिणाम है। समय बीतता गया। एक दिन प्रधानमंत्री को काल ने आ घिरा। प्रधानमंत्री की मृत्यु से राजा का तो जैसे दायां हाथ ही कट गया। अब तक राजा निश्चिंत था। वो जानता था कि प्रधानमंत्री के रहते राज्य में कहीं अन्याय और अत्याचार नहीं हो सकता, किंतु अब प्रधानमंत्री के बिना शासन का कार्य चलाना कठिन था। वो यही विचार करने लगा कि नया प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। स्वर्गीय प्रधानमंत्री का पुत्र सोमदेव भी राजा के मंत्रिमंडल में था। अपने पिता के सामने ही वो राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों की देखभाल करने लगा था। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का विचार था कि राजा उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजा भी यही सोचता था कि पिता का उत्तराधिकारी पुत्र को ही बनाना चाहिए। राजा की नजर एक और युवक पर भी थी। दिगराज नाम का वो युवक उस समय राजा की अंगरक्षक सेना का प्रधान नायक था। राजा भली भांति जानता था कि युवक दिगराज प्रधानमंत्री के पुत्र सोमदेव की अपेक्षा अधिक सूझबूझ वाला है। फिर भी मंत्री पुत्र के स्थान पर उसे प्रधानमंत्री बनाने पर प्रजा के अधिकांश लोग उसकी आलोचना न करने लगे। इस विचार से राजा उसे प्रधानमंत्री बनाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सोचते सोचते राजा को एक उपाय सूझ गया। उसने उन दोनों की बुद्धि परीक्षा लेने का निश्चय किया। दूसरे दिन दरबार में राजा ने दोनों को सोने की म्यान में रखकर एक एक तलवार दी और कहा, दिगराज, तुम पूर्व के सीमावर्ती राज्य में जाकर वहां के राजा को हमारी ये भेंट दो। इसके बाद राजा ने सोमदेव से कहा, प्रियवर सोमदेव, तुम दक्षिण के सीमावर्ती राजा के पास जाकर हमारी ये भेंट उसे पहुंचा दो। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि राजा ये भेंट क्यों और किस लिए भेज रहे हैं। खैर, दोनों युवक भेंट लेकर निकल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद सोमदेव दक्षिण देश में पहुंचा। वहां के राजा ने जब ये सुना कि ये भेंट उसके मित्र देश से आई है, तो उसने सोमदेव का स्वागत करते हुए वो भेंट सादर स्वीकार की। राजा का सारा दरबार उत्सुकता से सोने की म्यान में रखी तलवार की ओर देख रहा था। राजा स्वयं भी उतावला था। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने तलवार बाहर निकाली। चमचमाती तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा की समझ में नहीं आया कि तलवार की नोक पर लाल रंग किस लिए लगाया गया है। राजा ने अपने मंत्री से उस रहस्य को जानना चाहा, किंतु मंत्री भी लाल रंग का कोई मतलब नहीं निकाल पाया। हार कर राजा ने सोमदेव से पूछा, राजदूत, आपके राजा की ये भेंट हमें स्वीकार है, किंतु आपके महान शक्तिशाली राजा ने किस उपलक्ष्य में हमें ये भेंट भेजी है? तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का अर्थ भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप ही इसका अर्थ बताएं। सोमदेव भी इस लाल रंग का मतलब नहीं समझा था, किंतु इस समय उत्तर न देना भी अपमानजनक था। वो सोचने लगा, एक शक्तिशाली राजा का प्रतिनिधि बनकर नीचा देखना ठीक नहीं। ऐसा विचार कर वो कुछ अकड़कर बोला, राजन, आप हमारे मित्र हैं, किंतु कहां हमारे राजा और कहां आप? तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का अर्थ यही है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार शक्ति स्वीकार कर लें, अन्यथा हमारे महाराज की तलवार की धार आपके राज्य में खून की नदियां बहा देगी। भरे दरबार में अपमानजनक शब्द सुनकर क्रोध से राजा के नथुने फूल उठे। उसने सोमदेव की ओर देखकर कहा, तो ये बात है, तुम्हारे राजा को अपने बल का बहुत घमंड है। जाओ, उनसे कह देना कि अब युद्ध भूमि में ही तलवार की धार का फैसला होगा। सोमदेव की तरह दिगराज भी भेंट लेकर पूर्व देश के राजा के पास पहुंचा।
सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक उसने वो भेंट राजा को प्रस्तुत की। पूर्व देश के राजा ने दिगराज को सम्मान के साथ ऊंचे आसन पर स्थान दिया। ये देखते ही दिगराज समझ गया कि ये राजा हमारे महाराजा का सच्चा मित्र है। उसने म्यान से तलवार निकाली और उसे सम्मानपूर्वक राजा को भेंट किया। उस तलवार की नोक पर भी लाल रंग लगा हुआ था। तलवार की नोक पर लाल रंग लगा देखकर सारे दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। सबने बहुत सोचा समझा, किंतु किसी की समझ में इस अद्भुत भेंट का रहस्य नहीं आया। अंत में राजा ने दिगराज से ही उस रहस्य के बारे में पूछा। दिगराज कुछ सोचकर बोला, राजन, हमारे महाराज आपका बेहद सम्मान करते हैं। ये तलवार इसी बात की सूचक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाकर महाराज ये कहना चाहते हैं कि मैं और मेरा राज्य आपकी मित्रता के लिए अपने खून की एक एक बूंद तक बहा सकते हैं। दिगराज के मुख से यह सुनकर पूर्व देश का राजा हर्ष से गदगद हो गया। उसने कहा, राजदूत, मैं आपके महाराज की इस मित्रतापूर्ण भेंट को ससम्मान पूर्वक स्वीकार करके उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरा तन मन धन सब उनके लिए समर्पित है। दिगराज विदा होने लगा तो राजा ने अपनी सेना की एक विशाल टुकड़ी उसको सुरक्षित सीमा तक पहुंचाने के लिए भेजी। यही नहीं, उसने इस भेंट के बदले लाखों रुपए के बहुमूल्य उपहार भी साथ में भेजे। उधर सोमदेव के पीछे पीछे दक्षिण देश के राजा की विशाल सेना भी आक्रमण के लिए चल पड़ी थी। सोमदेव ने राजा को आकर पूरी बात बताई तो राजा बहुत परेशान हो उठा। युद्ध की तैयारी थी नहीं और शत्रु बड़ा चला आ रहा था। सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध तो करना ही था। राजा के आदेश से सेना नगर के परकोटे से बाहर निकल पड़ी। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था कि तभी दिगराज भी सेना की एक टुकड़ी के साथ वहां आ पहुंचा। गुप्तचरों द्वारा उसे सोमदेव की करतूत का पता चल गया था। उसने अपनी टुकड़ी के साथ पीछे से दक्षिण देश के राजा की सेना पर धावा बोल दिया। दक्षिण देश के राजा की सेना इसके लिए तैयार न थी। वो दोनों सेनाओं के बीच बुरी तरह से घिर गई। घबराहट में उसके सैनिकों के पैर उखड़ गए और पूरी सेना भाग खड़ी हुई। दूसरे दिन दरबार जुड़ा। राजा को प्रधानमंत्री का चुनाव करना था। राजा ने दरबारियों से कहा, देखा आप लोगों ने, एक सोमदेव हैं जो हमारी भेंट के बदले युद्ध लाया और एक ये दिगराज है जो हमारे लिए बहुमूल्य उपहार ही नहीं बल्कि मित्र की शक्ति और सहानुभूति भी बटोर लाया है। मैंने इन दोनों को एक सी भेंट दी थी, किंतु दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उसके अलग अलग अर्थ निकाले। दिगराज की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से प्रकट है कि वो संकट के समय में सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति है। बोलो, इन दोनों में से आप किसे राज्य का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? सारा दरबार एक साथ चिल्ला उठा, दिगराज, दिगराज को प्रधानमंत्री बनाइए महाराज, वही इस पद का सच्चा हकदार है। इस प्रकार दिगराज को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया गया। राजा की चतुराई से सही आदमी को खोज निकाला गया था।